Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 10-minute a day series, we are going to discuss the topic एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। अभी हम बात करेंगे उसको रोकने के लिए हमारे पास क्या फ्रेमवर्क्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है। ये ग्लोबल लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए उसके लिए एक वॉच डॉग है कि कैसे सारी कंट्रीज मिलके इस चीज को रोक सकते हैं। क्योंकि देखो, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग ऐसा नहीं कि किसी कंट्री में ही होता है या कंट्री स्पेसिफिक है। इंडिया में अगर मनी लॉन्ड्रिंग कोई कर रहा है, हो सकता है उसके कुछ पैसे स्विट्जरलैंड में है, कुछ सिंगापुर में है। तो अगर उसको रोकना है तो सारी कंट्रीज को एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो FATF जो है, यहाँ पे कंट्रीज मिलके डिसाइड करती हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने चाहिए, क्या हमारे पास फ्रेमवर्क होना चाहिए अपनी कंट्रीज में जिससे हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकें। ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट इनकी काफी पॉपुलर है। जो कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एफर्ट्स नहीं करती है या उल्टा इसे सपोर्ट करती है, टेरर फाइनेंसिंग को सपोर्ट करती है, तो उन्हें पहले ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है वार्निंग के लिए। और अगर कोई लगातार इस चीज के अगेंस्ट काम करती है तो फिर उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। इन लिस्ट में डालने से उन कंट्रीज पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाते हैं और उनके लिए काफी टफ रहता है फिर इंटरनेशनल लेवल पे मनी अरेंजमेंट करना। ओके। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में हमारे पास क्या है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया जिसे हम FIU बोलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जिसे हम ED बोलते हैं, स्पेशल कोर्ट्स एंड रेगुलेटर्स। ये हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए फ्रेमवर्क है। सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की। जितने भी ऑफेंसेस इस के अंडर कवर्ड है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में, बेसिकली जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल आप समझते हैं कि बेल नहीं मिलेगा, और कॉग्निजेबल का मतलब है आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते हो। मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया, जैसे रेप के केसेस होते हैं, मर्डर के केसेस होते हैं, आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते हो, है ना। मैंने आपसे पैसे उधार लिए और मैंने आपको पैसे वापस नहीं दिए, आप मेरे खिलाफ कोर्ट चले गए, लेकिन मैंने आपको बाद में पैसे दे दिए तो हमने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया। लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अलाउड नहीं होता है। इसी एक्ट की वजह से जितनी भी एंटिटीज इस एक्ट के अंडर कवर्ड होती हैं, जिन्हें हम रिपोर्टिंग एंटिटीज बोलते हैं, जैसे हमारे NBFCs बैंक्स वगैरह हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि उन्हें प्रॉपरली सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं और जो जो FIU इंफॉर्मेशन मांगे वो उसे प्रोवाइड करनी है। क्लाइंट्स की आइडेंटिटी चेक करके, बेनिफिशियल ओनर्स चेक करके उस हिसाब से लोगों को सर्विस देनी है। अगर इंडिया में कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसता है तो मिनिमम 3 साल की सजा और मैक्सिमम 7 साल की सजा होती है। ठीक है, और साथ में फाइन भी लग सकता है एज पर दी ग्रेविटी ऑफ दी ऑफेंस, के ऑफेंस कितना बड़ा है आपका। दूसरी चीज, अगर आप पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के अंडर भी केस चल रहा है और साथ में आप पे NDPS यानी कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट भी लग जाता है, तो मैक्सिमम सजा फिर आपकी 10 साल तक हो सकती है। ओके। उसके बाद ये जो एक्ट है हमारा, इसका मेन मोटिव क्या है? एक तो हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसे क्रिमिनल्स ना यूज कर सके मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज के लिए। हमारे यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज ना स्प्रेड हों, फाइनेंशियल क्राइम से हम अपनी इकोनॉमी को बचाएं, और जो टेररिस्ट हैं वो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ना यूज कर सके, ये हमारा मेन मोटिव रहता है। ठीक है, तो पहले हमने PMLA की बात करी, फिर है हमारे पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ये इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसके अंडर एक यूनिट है जिसका काम है इंटेलिजेंस गैदर करना। इसके नाम में इंटेलिजेंस आता है, इंफॉर्मेशन गैदर करना। कहीं पे भी कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई है, सारी ऑर्गेनाइजेशन से रिपोर्ट लेना, उन्हें एनालाइज करना और जिनको भी जरूरत है उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। जैसे ED को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब FIU का काम है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना और उस पर एक्ट करना, लॉ एनफोर्स करना, इकोनॉमिक क्राइम्स को फाइट करना। वहां पे ED आ जाता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आ जाता है। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही है और इसके पास पावर्स आती हैं थ्रू FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो FIU क्या करता है? इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और ED उस पर एक्ट करता है। ठीक है। अब बैंकिंग में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क कैसे काम करता है? देखो, बैंक्स में नो योर कस्टमर पॉलिसी है, KYC, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होता है। प्रॉपर कस्टमर की जानकारी लेने के बाद ही उसका अकाउंट ओपन होगा। और
कस्टमर्स की सारी ट्रांजैक्शंस की स्क्रीनिंग होती है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, उसे एफआईयू को रिपोर्ट किया जाता है। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क तो बैंक्स में भी है। तो बैंक्स में एक तो होता है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, सबसे ऊपर पिरामिड में सबसे ऊपर। इसका काम है सेटअप करने सारे प्रोसेसेस जो मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट हो, केवाईसी पॉलिसी अपडेटेड रखना, स्टाफ देखना कि स्किल्ड है या नहीं है, और अगर कोई रिक्वायरमेंट है चेंजेस करने की ऑर्गेनाइजेशन में, उस चेंजेस करना। तो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर सबसे ऊपर होगा, लेकिन एक्चुअली में जो मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो करता है हमारा प्रिंसिपल ऑफिसर, जिसे हम मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर भी बोलते हैं। इसका काम है रिपोर्ट्स शेयर करना एफआईयू इंडिया के साथ, लाइजन मेंटेन करके रखना, मैनेजमेंट को कोई रिपोर्ट्स देनी है, पूरा सिस्टम अपडेट करना है। तो ये प्रिंसिपल ऑफिसर करता है। ये डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ऊपर से सिर्फ सुपरवाइज कर रहा है एक तरीके से। फिर प्रिंसिपल ऑफिसर को उसकी टीम प्रोवाइड की जा सकती है, जिसे हम एएमएल टीम बोलते हैं, जिसका काम है केवाईसी अपडेट करना, रिस्क असेसमेंट करना कि किसी ट्रांजैक्शन में मनी लॉन्ड्रिंग का या टेरर फाइनेंसिंग का रिस्क तो नहीं है, और रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प करना प्रिंसिपल ऑफिसर की। देखो प्रिंसिपल ऑफिसर खुद बैठ के तो बनाएगा नहीं, टीम को बोलेगा, टीम उसको बना के देगी। और कस्टमर्स की रिस्क कैटेगराइजेशन में असिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो ये बैंक्स में ये सेटअप होना जरूरी है। ओके। बाकी जो हमारे बैंक्स हैं वो हमेशा कस्टमर की आइडेंटिटी चेक करके ही अकाउंट ओपन करते हैं, पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं कम से कम 5 साल तक। ये अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क उनके लिए ये सब चीजें करना जरूरी है। बाकी हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है कस्टमर के डाटा की, और कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं जहां पे स्पेसिफिक स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि इससे ज्यादा की अगर ट्रांजेक्शन है तो पैन साथ में लगाना पड़ेगा, है ना, आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। ऐसे ऐसे सारे फ्रेमवर्क्स भी बैंक्स में हैं। कहीं पे भी कुछ गड़बड़ लगती है तो अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना है। बाकी कस्टमर्स को ना 3 रिस्क कैटेगरीज में रखा जाता है, हाई, मीडियम और लो। जितनी हाई रिस्क कैटेगरी है उतना उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रखी जाती है। और बैंक की जिम्मेदारी है कि अपने स्टाफ को भी ट्रेन करो, हायर करते हुए उन्हें उन्हें सब कुछ समझाओ इस सारे फ्रेमवर्क के बारे में। ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारे रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उन पे कुछ इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के तहत भी ऑब्लिगेशंस हैं। जैसे एक ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन, यूनाइटेड नेशंस में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। उन्होंने एक आईएसएल, दाइश, अलकायदा सैंक्शन लिस्ट निकाली हुई है और एक 1988 सैंक्शन लिस्ट निकाल रखी है। तो बैंक वाले जब भी किसी का अकाउंट ओपन करेंगे तो देखेंगे कि उस कस्टमर का नाम कहीं इस लिस्ट में तो नहीं आता। अगर बाय चांस मैच मिल जाता है तो उस पर्सन की सारी एसेट्स को फ्रीज करो और एफआईयू इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बताओ अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो बैंक्स को इतना अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं कोई लिस्ट से मैच तो नहीं हो रहा, कोई टेररिस्ट का अकाउंट तो नहीं ओपन हो रहा, किसी मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले का अकाउंट तो नहीं है। तो ये सब कुछ हमें एफआईयू इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बताना पड़ता है। बाकी बैंक्स को ना मंथली रिपोर्ट्स बना के भेजनी होती हैं, मंथली रिपोर्ट्स बना के भेजनी होती है। जैसे जून की जो रिपोर्ट है ना वो जुलाई 15 तक जाएगी, जुलाई को जो रिपोर्ट है वो अगस्त 15 तक जाएगी, यानी कि अगले महीने की 15 तारीख तक रिपोर्ट बना के भेजनी होती है। सबसे पहले आती है कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। एक दिन में 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा कोई कैश ट्रांजेक्शन करे, या फिर अगर आपको लगता है कि एक इंसान छोटे छोटे अमाउंट का कैश ट्रांजेक्शन कर रहा है लेकिन उनको मिला के देखा जाए तो वो 10 लाख की हो रही है महीने में, तो वो भी कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में लिखा जाएगा। कि मुझे मान लो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है कि 10 लाख की ट्रांजैक्शन करूंगी तो सीटीआर में चली जाएगी, रिपोर्ट में चली जाएगी। तो मैं जानबूझ के 4 लाख की कर रही हूँ, 8 लाख की कर रही हूँ, तो वो मिला के अगर मेरी 10 लाख या उससे ज्यादा हो रही है तो वो भी कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में ऐड किया जाएगा। फिर क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट है। इंडिया में कहीं से पैसा आता है, इंडिया से बाहर पैसा जाता है वायर ट्रांसफर के थ्रू, तो फिर वो भी क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट है, उसमें ऐड किया जाता है, एफआईयू को भेजी जाती है रिपोर्ट। फिर एक होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। अगर किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, उन्हें 10 लाख या उससे ज्यादा के पैसे मिलते हैं किसी भी फॉर्म में बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो रिपोर्ट में लिख के भेजा जाता है। आखिरी रिपोर्ट जो मंथली है वो है काउंटर फीट करेंसी रिपोर्ट। इसमें वैल्यू मैटर नहीं करती है, जितने भी बैंक को नकली नोट रिसीव होते हैं पूरे महीने में उसकी रिपोर्ट बना के एफआईयू इंडिया के डायरेक्टर को भेजनी होती है। ये सारी रिपोर्ट्स एफआईयू इंडिया के डायरेक्टर को भेजनी होती है। एक आखिरी रिपोर्ट है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। आपको कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है, चाहे वो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है चाहे वो नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, आपको वो जो रिपोर्ट बना के भेजनी है एफआईयू इंडिया को।
सस्पिशन एस्टैब्लिश होने के 7 दिन के अंदर-अंदर मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो मैं 7 दिन के अंदर-अंदर रिपोर्ट बना के एफआईयू इंडिया को भेजूँगी। कितने अमाउंट इन्वॉल्व्ड है वो मैटर नहीं करता, ₹10 है, 10 लाख है, 10 करोड़ है, मैटर नहीं करता। एफआईयू इंडिया को बताना है। हो सकता है कि मैंने ये नोटिस किया एज़ अ बैंकर कि कोई पैसों का लेन-देन नहीं हो रहा, लॉकर में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। तो मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, फेल्ड ट्रांज़ैक्शन तक है, अगर कोई गड़बड़ लग रही है, तो एफआईयू इंडिया को 7 दिन के अंदर-अंदर रिपोर्ट बना के भेजनी होती है, इसमें महीने वाला सिस्टम नहीं है। सो बैंक्स पे बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं, रिपोर्टिंग एंटिटीज़ पे बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगर बैंक्स या जो एंटिटीज हैं वो बात नहीं मानती हैं अंडर द एक्ट, तो पहले तो उन्हें रिटर्न वार्निंग दी जा सकती है। एफआईयू इंडिया का डायरेक्टर भी दे सकता है, आरबीआई भी दे सकता है कि ये मान क्यों नहीं रहे हो तुम। बाकी बैंक्स को, एंटिटीज को स्पेसिफिक मेजर्स लेने के लिए बोला जा सकता है कि मेजर्स लो और रिपोर्ट बना के हमें भेजो, हमें बना के भेजो रिपोर्ट कि तुमने एक्शन ले लिया है नहीं। बाकी 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है पर वायलेशन, जब भी पीएमएलए एक्ट की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये हमारा सेशन था रिगार्डिंग द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क। काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से 1-2 क्वेश्चंस आते ही हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और इसका आंसर आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएगा, जो टेलीग्राम चैनल पे हम शेयर करते हैं। ठीक है, तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसको फाइल करने का मेन पर्पस क्या होता है? 10 लाख से ऊपर की कैश ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो $10,000 से ऊपर की होती है उनको रिपोर्ट करने के लिए, या फिर अगर कोई अनयूजुअल बिना इकोनॉमिक रैशनल कोई गड़बड़ वाली एक्टिविटी लगती है उसको रिपोर्ट करने के लिए, या फिर टैक्स इवेजन को ट्रैक करने के लिए। इसका आंसर आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी हमारा मास्टर कोर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है एंड अभी उस पे 80% ऑफ भी अवेलेबल है। सेव 80 कोड यूज करके आप उसे भी यूज कर सकते हैं। आपको 4,000 रुपीज में मास्टर कोर्स अवेलेबल होगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज, नोट्स, एमसीक्यूज, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप सिर्फ हमारी वेबसाइट पे जाइए और वहां पे आप कोर्स चेक कर सकते हैं एंड कोर्स लेने से पहले आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।